हेलो दोस्तों, मैं पंकज प्रजापति। मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि कॉलम के बारे में बताया था और कॉलम के प्रकार के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस लेक्चर को ज़रूर देखें। आज हम शुरू करने वाले हैं स्तंभों की शब्दावली। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला हेडिंग वास्तविक लंबाई। देखिए, किसी स्तंभ की वह शुद्ध लंबाई जो स्पष्ट दिखाई देता है वास्तविक लंबाई कहलाता है। स्पष्ट दिखाई देने का मतलब क्या कि जैसे आपका मान लीजिए यहाँ फिक्स है सिरा, एक कॉलम है और यहाँ भी आपका मतलब ऐसे है और यहाँ पे बीम उम गया है, तो आपको जो ये लंबाई दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जितनी लंबाई कॉलम की दिखाई दे रही है, यही आपका क्या है, वास्तविक लंबाई। यानी यहाँ से लेकर नीचे से लेकर और यहाँ तक की जो लंबाई है कॉलम की, ये वास्तविक लंबाई है। ठीक है, दोनों सिरों के मध्य दूरी, यानी कि कॉलम के, ठीक है, दोनों सिरों के मध्य की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल लेंथ कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल लेंथ। ठीक, इसे कैपिटल एल से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं आपका स्मॉल एल से डिनोट किया होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल लेंथ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिएगा, दूसरा प्रभावी लंबाई। तो देखिए, किसी स्तंभ की उसकी सिरा स्थिति के आधार पर या सिरा स्थिति के अनुसार उस पर भार लगने पर उसका व्याकुंचन, यानी कि बकलिंग जिन दो बिंदुओं के बीच होता है, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है और आपका ये सिरा फिक्स है और ये सिरा भी फिक्स है। तो अगर एक्चुअल लेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी एक्चुअल लेंथ। लेकिन अगर प्रभावी लेंथ की बात करें तो प्रभावी लेंथ में क्या होगा कि ये बकलिंग जब होगा तो बकलिंग कुछ इस प्रकार से होगा इसका। ठीक है, तो बकलिंग होने का उपरांत एक क्या हो जाएगा कि आपका जहाँ से बकलिंग होना शुरू करेगा और जहाँ पर बकलिंग ख़त्म होगा, यानी कि जो हिस्सा बकलिंग करेगा उस हिस्से की लंबाई जो होगी क्या होगी, आपकी एल इफेक्टिव होगी। ठीक है, एल इफेक्टिव होगी। यानी हम कहें नति परिवर्तन बिंदु के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, जहाँ से बेंडिंग करना या बकलिंग करना शुरू करेगा, जहाँ ख़त्म होगा, तो उनके बीच की दूरी जो होगी वही एल इफेक्टिव कहलाएगी। देखिएगा, सिरा स्थितियों के अनुसार प्रभावी लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ लिखा है कि प्रभावी लंबाई का मान स्तंभ के सिरा स्थितियों पर निर्भर करता है। तो जैसा सिरा स्थिति होगा वैसा प्रभावी लंबाई होगा। तो देखिए, यहाँ कुछ सिरा स्थितियों का कंडीशन में कुछ एंड कंडीशन दे रखे हैं और उसके आधार पर आपका एल कितना होगा। ठीक है, तो उसके आधार पर एल कितना होगा। तो देखिएगा, अगर आपका बोथ एंड हिंज, यानी कि अगर दोनों सिरे हिंज हों, हिंज का मतलब कुछ इस प्रकार से, दोनों सिरे हिंज हों, यानी तो इसमें क्या हो सके कि इसमें आपका बेंडिंग वगैरह हो सके। ठीक है, तो दोनों सिरे हिंज हैं, तो हिंज होंगे तो फिर क्या होगा कि इसका जो एल इफेक्टिव होगा वो कैपिटल एल के, यानी कि शुद्ध लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, एक्चुअल लेंथ के बराबर होगा। फिर कहा गया कि ये अगर वन एंड फिक्स एंड सेकंड एंड फ्री, यानी कि एक एंड फिक्स है और दूसरा क्या है, एकदम स्वतंत्र है, तो इसका बकलिंग या बेंडिंग कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसका जो एल इफेक्टिव होगा तो ये कितना होगा, एल कितना होगा, एल होगा 2l के बराबर। ठीक, अगला देखिएगा, वन एंड फिक्स एंड सेकंड एंड हिंज, यानी दूसरा फिक्स है और पहला फिक्स है, एक फिक्स है और दूसरा क्या है, हिंज है। तो ऐसे में एल बराबर होगा आपका 0.80 एल। ठीक है, अगला क्या है, बोथ एंड फिक्स, यानी दोनों एंड आपके फिक्स हैं, तो ऐसे में एल इक्वल टू 0.65 एल होता है। ठीक है, आगे देखिएगा,
तो नोट में हमने कुछ पॉइंट लिख रखा है। तो नोट में देखिएगा कि लिखा है कि स्तंभ के अभिकल्पन में इसकी प्रभावी लंबाई एल इफेक्टिव का यूज किया जाता है। यानी कि हम जहाँ भी अगर स्तंभ का अभिकल्पन करेंगे तो जहाँ भी अगर लंबाई की बात होगी तो वहाँ पर हम एल इफेक्टिव का ही बात करेंगे, ठीक है। यानी कि वहाँ पर हम एल इफेक्टिव ही लेंगे। अगला है कि न्यूनतम पार्श्व माप, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो देखिएगा किसी आयताकार स्तंभ के अनुप्रस्थ काट की चौड़ाई व मोटाई जो भी न्यूनतम होती है स्तंभ का न्यूनतम पार्श्व माप कहलाती है। वृत्ताकार स्तंभ के लिए न्यूनतम पार्श्व माप इसका व्यास ही होता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर आयताकार सेक्शन है तो इस आयताकार सेक्शन में जो चौड़ाई और जो इसकी मोटाई होती है, ठीक है, तो चौड़ाई और मोटाई में जो कम होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, न्यूनतम पार्श्व माप कहलाएगा, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पर देखिए हमने चौड़ाई को बी लिया है और इसकी गहराई या मोटाई को हमने डी लिया है और हमने माना है कि बी क्या है, कम है डी से, ठीक है। तो जब बी कम है डी से तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी इज एल डी मतलब क्या, लिस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। ऐसे ही जब हम सर्कुलर मतलब वृत्ताकार केस में जाएंगे तो वृत्ताकार में क्या हो जाएगा, चाहे आप ये ले लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए, तो इसका व्यास ही क्या हो जाएगा, ये आपका लिस्ट लेटरल डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो देखिएगा किसी स्तंभ का न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या उसके अनुप्रस्थ काट के न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल होता है, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण और उस काट के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल जो होता है वही आपका न्यूनतम क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। आगे देखिए तो आगे आपका तन्यता अनुपात। तो तन्यता अनुपात यानी स्लेंडरनेस रेशियो, तो स्तंभ की प्रभावी लंबाई तथा इसके न्यूनतम पार्श्व माप का अनुपात तन्यता अनुपात कहलाता है। लेकिन आप लोगों ने जब ये चीज़ सोम में पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा होगा सीधे सीधे कि एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम, ठीक है। तो ये भी होता है लेकिन हम इस चीज़ को सोम में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें आरसीसी में क्या पढ़ना है, एल इफेक्टिव बाई न्यूनतम पार्श्व माप, यानी कि एल इफेक्टिव बाई बी, ठीक है। बी को हमने क्या माना, न्यूनतम पार्श्व माप माना, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से अर्थात माना स्तंभ की प्रभावी लंबाई एल इफेक्टिव मतलब ए है, एल ई है, व न्यूनतम पार्श्व माप बी हो, तब के इक्वल टू एल ई बाई बी, ठीक है। के का मान निम्न सूत्र से भी निकाला जा सकता है। तो निम्न सूत्र से कौन सा, तो सिंपल सा ये जो सोम वाला ऐप यूज करते हैं ना, सोम वाला जो यूज किया जाता है कि के इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या।